हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अन्नू रॉय आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस मोबाइल कोर्स में स्वागत करती हूं। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा पहले से ही आपके लिए प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मोबाइल कोर्स में वीडियोस जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। मेरे द्वारा उसमें आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित टॉपिक जो है वो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाए गए थे। अब ये जो वीडियो है यह मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, ठीक है। जो एक हिंदी भाषा है, मुख्य परीक्षा और आपकी प्री की परीक्षा है, दोनों में महत्व रखती है। माना कि CSET क्वालिफाई कर दिया गया है, जिसकी वजह से अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि लैंग्वेज जो CSET में छत्तीसगढ़ी और हिंदी, जिसमें 20 से 25 प्रश्न अब के समय में आने लगे हैं, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। होता क्या है कि इसका खामियाजा, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, मेंस में भुगतना पड़ता है। क्यों भुगतना पड़ता है? क्योंकि मेंस में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जब कभी 200 नंबर की भाषा का प्रश्न हुआ करता था, जिसमें 4 पत्र होते थे, हिंदी, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी। जो प्रत्येक प्रश्न पत्र 50-50 अंक के हुआ करते थे, संस्कृत के हटा दिए जाने के बाद वही 50 नंबर अब हिंदी में ऐड कर दिए हैं और सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। अब जो हम CGPSC मेंस की हिंदी पढ़ते हैं वो हम CGPSC की हिंदी मेंस के जो आप पढ़ रहे हैं वो MPPSC की सिलेबस से पूरी तरह मेल खाता है। एक आध टॉपिक है जो हमारे यहाँ CGPSC में नहीं पूछता, तो फिर प्री में और मेंस में सिलेबस क्या है थोड़ा सा डिस्कस कर ले। कि प्री में हमेशा केवल व्याकरण खंड पूछता है, मेंस में व्याकरण खंड के साथ में कुछ विशेष चीज़ों को भी ऐड करता है। रही छत्तीसगढ़ी की बात, छत्तीसगढ़ी यथावत अपने स्थान पर वैसा ही बना हुआ है जैसे कि पहले था। हाँ, वहाँ भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसमें कुछ चीज़ें नई मिलाई गई हैं, जिसकी चर्चा हम छत्तीसगढ़ी के वीडियो में करेंगे। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें से यदि हम सिलेबस प्री और मेंस के अकॉर्डिंग कहें तो आपको पता है क्या कि यदि आप प्री में हिंदी पढ़ लेते हैं तो मेंस के लिए आपको उतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्री पूरा व्याकरण खंड को आपको तैयारी करवा चुका होता है। बचे हुए कुछ हिस्से हम मेंस में पढ़ते हैं। अगर परसेंटेज बांटा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी 60% जो प्रिपरेशन है वो प्री में ही हो चुकी होती है। मेंस के लिए ओनली 40% की प्रिपरेशन हमको करनी पड़ती है। लेकिन जिस बच्चे ने प्री में हिंदी को हाथ ही नहीं लगाया, ये सोचकर कि क्वालिफाई है हिंदी से, मुझे क्या करना, मैं तो इतने अंक कहाँ से ला सकता हूँ, तो ऐसे बच्चे जो हिंदी को ध्यान ही नहीं रखते, उनके लिए अब यहाँ 100 नंबर के प्रश्न को पढ़ने के लिए, 100 नंबर के प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। और अगर इसकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैथ्स पर डे आपको पढ़ना ज़रूरी है, वैसे ही हिंदी भाषा को भी पर डे आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि इसके कुछ तरीके हैं। यहाँ कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसे आपको बाय हार्ट करना है, मगअप करना है, मतलब कि आपको याद करना है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसको मैथ्स की तरह सॉल्व करना है, उसको समझना है। कुछ ऐसे हैं जिसे प्रैक्टिस के बगैर कभी भी हम मात्राओं की हो, चाहे वो लेखन शैली की हो, चाहे उसके उत्तर के लिखने के तरीके में हो, जब तक आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हिंदी में अच्छे अंक लाना मुश्किल है। आज के समय में अगर हम बात करें लेखन शैली कैसे सुधारी जाए, तो पर डे एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। अगर कोई आपको वर्बली जो बोल रहा है मौखिक तरीके से, अगर आप उसे लिख रहे हैं तो आपकी स्पेलिंग्स जो मिस्टेक है उसमें सुधार होगी। जो स्पेलिंग मिस्टेक आपने किया है उसको आप 5 बार 10 बार लिखिए, क्योंकि यही तरीके हमें बचपन में सिखाए तो जाते हैं ना। जो इमला कही जाती थी शिक्षकों के द्वारा, जिसे हम लिखते थे और लिखने के बाद जो चीज़ें हमारे लिए गलत हुआ करती थी हम उसे 5 से 6 दफ़ा लिखा करते थे। पर डे एक वर्ड पजल भरिए, वर्ड्स का कलेक्शन आपके पास आता जाएगा। अब हम चर्चा करें थोड़े से सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस में भाषा, ठीक है,
भाषा के बाद आपका वर्णमाला, फिर वर्णमाला से वर्तनी, वर्तनी के बाद में शब्द विचार, शब्द विचार के बाद में आपके विकारी और अविकारी शब्द, उसके बाद में आपके आते थे विकारी अविकारी के बाद में वाक्य विचार, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्यांशों का एक शब्द, ठीक है, मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली, ठीक है, संधि और समास। इतने हिस्से आपके प्री के सिलेबस हुआ करते थे। तो सोचिए कि मेंस में तो इन्हीं में से भी क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। वहाँ वो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, यहाँ वो आपके डिस्क्रिप्टिव हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियों से हमारे अंक जो है यहाँ से कट दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखना होता है, मात्रात्मक त्रुटि हो या अनावश्यक लिख दिया गया हो, या कभी कभी ऐसा कि उस उत्तर से वो मैच नहीं करता है आंसर से, तो भी नंबर काट दिए जाते हैं। अब इन्हीं चीज़ों में से हम मेंस में क्या करेंगे, जो डेक्लिनेबल और इनडेक्लिनेबल वर्ड्स है, मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, काल, कारक रचनाएं, ठीक है, साथ में वाच्य, निपात, यहाँ तक कि हम यहाँ पर और स्किप करेंगे क्रिया विशेषण को, संयोजक या समुच्चय बोधक को, विस्मयादि बोधक को और संबंध सूचक को, ठीक है। ये जो चार चीज़ें अविकारी की हैं और बाकी चीज़ें जो आपकी विकारी हैं, ये स्पेशली टॉपिक और आपका हम सिलेबस कहें तो मेंस को छोड़कर ये हमेशा प्री और व्यापम का सिलेबस रहा है। फिर मेंस में क्या जुड़ता है कि यदि हम भाषा पढ़ते हैं, वर्णमाला वर्तनी पढ़ते हैं, इस वर्णमाला वर्तनी से संबंधित हम संधि पढ़ते हैं, साथ में हम वाक्य विचार, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ते हैं, शब्द विचार पढ़ते हैं, अब इसके साथ उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति और समास, साथ में हमारे जुड़ जाते हैं पत्राचार या पत्र लेखन, जिसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अधिसूचना, ठीक है, इसी प्रकार पृष्ठांकन, प्रपत्र, परिपत्र, ठीक है, कार्यालय आदेश, ये सारी चीज़ें आपके शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, ये पत्राचार में आते हैं। पत्रकारिता जो जर्नलिज्म है वो ऐड किया गया है, अनुवाद लेखन ऐड किया गया है, संक्षेपण तो पहले से था ही, और हिंदी साहित्य का इतिहास, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उसकी रचनाएं, जितना पढ़ेंगे वो आपके मेंस का सिलेबस होगा। तो हमारे द्वारा जो आपको प्री के वीडियो बनाए गए थे, उसमें सारी जो विकारी और अविकारी जो शब्द है वो बहुत अच्छे से बताए गए हैं। ये वीडियो आपको हम मेंस के अकॉर्डिंग बनाकर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, वैज्ञानिक तौर पर बोली जाने वाली हिंदी भाषा के विषय में। तो भाषा, यदि हम बात करें कि भाषा क्या है, ठीक है, भाषा क्या है, तो भाषा एक मीडिएटर है, एक माध्यम है बोलने का। कहते हैं कि व्यक्तावाची वर्णा येषां च ईते, क्या बताया मैंने, व्यक्तावाची वर्णा येषां च ईते, व्यक्तवाचक, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं मुख्य परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भाषा के बारे में। भाषा, जिसे इंग्लिश में आप लैंग्वेज कहते हैं, यह लैंग्वेज जो विचार प्रस्तुति का माध्यम होती है, ठीक है। तो भाषा के बारे में बहुत बड़े भाषाविद या एक सैद्धांतिक मनुष्य या एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्हों हम व्याकरणिक कहते हैं। उस व्याकरणिक के द्वारा, जिसका नाम पाणिनि है, उनके अनुसार व्यक्तावाची वर्णा येषां त इमे व्यक्तः वाचः कहा जाता है, यानी कि विचार प्रस्तुति को वाक्य के माध्यम से प्रस्तुत करना। यानी कि यदि हम भाषा कहें तो भाषा तो केवल एक साधन मात्र है, ठीक है, भाषा एक साधन मात्र है। लेकिन यदि हम वाच्य कहें या हम इसे वाक कहें तो इसका मतलब होता है बोलना, ठीक है। मतलब कि जिस मन के अनुभव को, भावों को हम बोलकर प्रस्तुत करते हैं, वह साधन जिसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं वह कहलाती है हमारे लिए भाषा।
ठीक है। अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, कुछ सिलेबस बताए, कुछ लिखने का तरीका कहा, या कुछ तैयारियों के लिए आपको मैंने बताया। इन सब में मैंने एक माध्यम का इस्तेमाल किया जिसने मुझे आपसे जोड़कर रखा। वह माध्यम ही तो भाषा थी जिसके लिए मैंने चयन किया हिंदी भाषा का। तो भाषा क्या है कि परिभाषा क्या है कि भाषा वह माध्यम या वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को, विचारों को, संवेदनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अर्थात भाषा संस्कृत से उत्पन्न मानी जाती है। भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हम यहाँ पर चर्चा कर लें कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, समझ में आ रही है बातें कि बोलना या कहना। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा सामान्यतः सार्थक व्यक्त वाणी को, मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कही जाती है, क्योंकि भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। यह विचार विनिमय का, विचारों के संप्रेषण का, विचार को अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है, क्योंकि इसके बगैर भावनाओं के अभिव्यक्ति के बारे में, संप्रेषण के बारे में संभावना की भी नहीं जा सकती। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाष व्यक्ताम च वाची, जैसे कि पाणिनि ने कहा था कि व्यक्ता च वाची वर्णा येषाम त इमे व्यक्तः वाचः। व्यक्त करने के लिए जिन वर्णों का सहारा लेकर हम भाषा के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं, जिसमें संपूर्ण भावनाएं, संवेदनाएं समाई हुई है, उसे भाषा कहा जाएगा। बाबू रेवाराम एक साहित्यकार हैं, भाषाविद हैं। उनका कहना है कि जिस ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे हम समष्टि रूप से भाषा कह सकते हैं। मंगलदेव शास्त्री जो साहित्यकार है, उनके अनुसार भाषा मनुष्य के व्यापार चेष्टा को कहते हैं, जिसमें मनुष्य अपने शरीरावयों मतलब शरीर के अवयवों के उच्चारण के लिए वर्णात्मक और व्यक्त शब्दों के लिए अपनी भावनाओं को विशेष तौर पर प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी हैं, उनके अनुसार उच्चारित ध्वनि संकेत की सहायता से भाषा या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति, जिसमें उसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के विचार विनिमय में सहयोग लेता है, यह यादृच्छिक इच्छा, यह एक रूढ़ ध्वनि संकेत की जो प्रणाली होती है उसे भाषा कही जाती है। एक बहुत बड़े भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जरा वो क्या कहते हैं सुन ले। भाषा उच्चारण ध्वनियों से उच्चारित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचारों का उल्लेख, आदान या प्रदान करते थे। तो भाषा का सबसे प्राचीन स्वरूप कहाँ मिला? माना जाता है कि भाषा का सबसे प्राचीन स्वरूप जो है वह हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन स्वरूप भाषा का हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और अब हम बात करें कि ये भाषा आखिर है क्या, आया कहाँ से, इसका उद्भव कहाँ से हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। तो विचार प्रस्तुतिकरण का माध्यम भाषा कहलाती है जिसका प्राचीन उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो क्या भाषा जो भारतवर्ष में बोली जा रही है या विदेशों में बोली जा रही है पहले से ही ऐसी थी? इनका जन्म, इनका उद्भव कहाँ से प्रभावित हुआ? तो इसके लिए भाषा विज्ञान को जानना ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं कि भाषा क्या है, क्योंकि कभी कभी देखिएगा, कभी कहीं किसी पुस्तक में भाषा विज्ञान लिखा होता है, कहीं कहीं किसी पुस्तक में भाषा साहित्य लिखा होता है, तो सब में अंतर होते हैं बच्चों, क्योंकि भाषा
विज्ञान एक अलग तरीका है पढ़ने का किसी भाषा को, और भाषा साहित्य बोला तो वो एक अलग तरीका है उसको पढ़ने का। तो चलिए अब हम यहाँ चलते हैं भाषा विज्ञान के विषय में जानने के लिए कि भाषा विज्ञान आखिर है क्या। जिस तरह विज्ञान आप पढ़ते हैं, जिस तरह आप विज्ञान पढ़ते हैं कि विज्ञान जिसे हम साइंस कहते हैं, वैसे ही क्या विज्ञान में भी हमारे लिए साइंस होता है। हाँ, भाषा विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम इसके पूरी चीज़ों को पढ़ते हैं कि ये कहाँ से आया और इसके सिद्धांत क्या थे, इसको मानने का तरीका क्या था। एक तरीका मैं कहूँ तो भाषा क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि माध्यम है, ठीक है ना। भाषा एक माध्यम है क्योंकि भाषा के द्वारा विचारों को हम अभिव्यक्त करते हैं भाई, ठीक है ना, बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से। और जो विज्ञान है, विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है। विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है। जिस तरह हम विज्ञान में शरीर के हर एक पुर्जे, हर एक हिस्से का क्रमबद्ध तरीके से पालन करते हैं, पढ़ते हैं कि अगर ये आँख है तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके लिए हमें क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, इसकी सुविधा, इसके हर एक पक्ष को पढ़ते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भाषा विज्ञान को पढ़ना है क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और विज्ञान क्रमबद्ध अध्ययन है। भाषा व इसके तत्वों का ऐतिहासिक, तथ्यात्मक, मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन करना ही भाषा विज्ञान है। ध्यान से समझेंगे कि भाषा विज्ञान क्या है। भाषा व इसके तत्वों का ऐतिहासिक, भाषा या इसके तत्वों का ऐतिहासिक, ठीक है, तथ्यात्मक, तुलनात्मक अध्ययन करना ही भाषा विज्ञान कहलाता है। अर्थात अगर हम कह रहे हैं तो इंग्लिश में से लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। प्लेटो जो थे उनके अनुसार विचार जो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, विचार जो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, पल पल बदलता है, अनुभव करता है, सीखता है, नई चीज़ करने की कोशिश करता है। ये सारे विचार जो मस्तिष्क में रहते हैं मौन अवस्था में, ठीक है, मन में रहते हैं मौन अवस्था में, परंतु मुख अवस्था से जब वह होठों पर आकर आकार प्रकट करता है, बोल कर प्रस्तुत किया जाता है, तब वही मस्तिष्क में, मन में उठने वाले भाव जब वाक चातुर्य के द्वारा बोला जाता है तब वह भाषा बन जाती है। भाषा की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत थे। भाषा उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांतों की यहाँ पर हम चर्चा कर लें कि भाषा उत्पत्ति के कितने सिद्धांत थे। तो सिद्धांत का क्या मतलब होता है कि अगर हम बात करें तो उसके नियम क्या थे, कितने लोगों ने किस किस नियम से प्रस्तुत किया। तो हम यहाँ देखते हैं भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत में हर विद्वानों ने अलग अलग मतभेद किए। सबसे पहला माना जाता है इसका सिद्धांत में दैवीय उत्पत्ति को, ठीक है। हम चर्चा करते हैं कि दैवीय उत्पत्ति क्या है, ठीक है। कहते हैं कि यह भाषा जो है ना वो ईश्वर प्रदत्त भाषा है, सभी भाषा में विद्यमान है तथा उसमें कुछ विशेषताएं और अंतर है। भाव सभी के वही है, पर उनको बोलने का तरीका, उनको प्रस्तुत करने का तरीका, विचार को अभिव्यक्त करने का तरीका पे थोड़ा सा एक अंतर होता है। जबकि भाषा सभी भाषाओं में विद्यमान है, ईश्वर प्रदत्त है। संस्कृत भाषा की यदि हम बात करें तो कहते हैं कि शिव के डमरू से उत्पन्न 14 ध्वनियाँ थी, जिसे प्रत्याहार
से माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया था, जिस पर संस्कृत भाषा बनी और जिस पर सारा संस्कृत व्याकरण लिखा था। अगले कहते हैं कि भगवान महावीर के जो उपदेश थे, जैन मुनि महावीर के उपदेश थे और गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे, चूँकि ये जैन मुनि और गौतम बुद्ध परमेश्वर माने जाते हैं, इसलिए इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए अर्थात पाली भाषा और प्राकृत भाषा, यह भी दैवीय उत्पत्ति भाषा मानी जाती है। अगली बात करें कि ये दोनों जो है वो अर्ध मागधी और पाली भाषा के अंतर्गत आती हैं, और हिब्रू जो ईसा धर्म के लिए प्रयोग की जाती थी, ईसाई धर्मों के द्वारा, चूँकि ईसा से ईसाई और बाइबल का प्रयोग हुआ, इसलिए कहीं न कहीं दैवीय उत्पत्ति इसका सबसे पहला सिद्धांत माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे सिद्धांत की, जो धातुवादी और रणन सिद्धांत। दूसरा है धातुवादी और रणन सिद्धांत। धातुवाद क्या है? कहते हैं कि इसे डिंग डोंग थ्योरी भी कहा जाता है। कोई भी वस्तु या कोई भी धातु अपने अर्थ को स्वयं प्रकट करती है। अगर वो लोहा है, यदि वो सोना है, कोयला है, तांबा है, दूध है, जल है, तो अपने अर्थ को वो स्वयं प्रस्तुत करती है। धातुओं में रणन होता है, मतलब कि रगड़ होता है, क्योंकि इस रगड़ से एक उत्पन्न ध्वनि बनती है, जो कहीं ना कहीं व्याकरण में हम अनुकरणात्मक क्रिया पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं यदि हम कटकट खटखट की आवाज़ हो तो हम खटखटाना कहते हैं। झरना का कलकल बहना, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि धातुओं में रगड़ हुई होगी, जिसके रगड़ से उत्पन्न ध्वनि से शब्द का निर्माण हुआ होगा और उससे भाषा बनी होगी। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम ये जो डिंग डोंग थ्योरी है, इसको पहला आधार प्लेटो ने माना। इसके पश्चात इसी आधार को जर्मन प्रोफेसर हीन ने भी माना कि हाँ, धातु जो अपना अर्थ अस्तित्व रखती है, उन धातुओं के मध्य यदि रणन या रगड़ हुआ होगा, उससे भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। तो इस सिद्धांत को डिंग डोंग थ्योरी कहा जाता है, जो हमारे लिए धातुवादी या रणन सिद्धांत कहलाता है। अगला आता है संकेत, निर्णय और स्वीकारवाद। थर्ड वन है संकेत, निर्णय और स्वीकारवाद। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम इसे गेस्टो थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी को गेस्टो थ्योरी कहा जाता है। माना जाता है कि जब कभी कोई शब्द रहा होगा तो सभी शब्दों ने अपने संकेत दिए होंगे। संकेतों को सभियों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा एक निर्णय लेकर स्वीकार किया गया होगा। इसलिए गेस्टो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो धातु शब्द या थे उनमें संकेत हुए होंगे, सभी ने निर्णय से उसे स्वीकार किया होगा। इसलिए संकेत, निर्णय या स्वीकारवाद के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है इसका, अगला पॉइंट जिसे हम कहेंगे विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, फोर्थ है हमारा विकासवादी सिद्धांत। विकास करना कहीं ना कहीं एक ऐसी प्राचीन तरीके हैं, क्योंकि हर कोई विकास में परिवर्तन की ओर बढ़ते जाता है। मनुष्य, सभ्यता, संस्कृति जैसा जैसा विकास किया उसका प्रभाव पड़ने लगा। वैसे ही जैसे जैसे समाज ने विकास करना शुरू किया, वैसे ही भाषाओं में भी विकास होता गया, क्योंकि भाषा निरंतर परिवर्तनशील रही है, विकास के पथ पर वो बढ़ता गया, इसलिए इसे विकासवादी सिद्धांत कहा गया। अब अगला हम आते हैं इसका 5th नंबर में, जो है हमारे लिए एक ऐसा सिद्धांत जिसे अनुकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, 5th नंबर है हमारा अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना। ठीक है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि साउंड इफेक्ट पर बनने वाले वर्ब को हम कहते हैं, कहीं ना कहीं इमिटिएट वर्ब कहते हैं, जो को साउंड इफेक्ट पर बनता है। तो अनुकरण सिद्धांत की यदि हम बात करें तो अनुकरण करना यानी कि नकल करना। अनुकरण या नकल की बात करें तो सजीव और निर्जीव
जो वस्तुएं हैं या प्रकृति हैं, सजीव और निर्जीव का अनुकरण करते हुए मैक्स मूलर के द्वारा उपहास करके, मजाक करके इसे हास्यास्पद रूप में बाउ वाउ थेरेपी के नाम से पुकारा। कहीं कहीं इसे भौं भौं सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके 3 नाम थे, इसके 3 थे। एक तो हम ध्वनि को अनुकरण करते हैं, ध्वन्यात्मक कह सकते हैं। ध्वनि का अनुकरण किया तो ध्वन्यात्मक कह सकते हैं। दूसरा है इसका अनुरण, दूसरा है अनुरणन, ठीक है। और तीसरा है इसका हमारे लिए दृश्यात्मक, ठीक है। मैं अभी आपको इसको बताऊंगी कि ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये जो 5th नंबर का सिद्धांत है, जिसे मैक्स मूलर ने मजाक में वाउ वाउ थेरेपी कहा था, ये अनुकरण सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारे लिए ध्वन्यात्मक। ध्वनि मतलब कि आवाज़। सजीव प्राणी जैसे कि कुत्ता भौंकता है, ठीक है, तो वो भौं भौं की आवाज़ करता है। चिड़िया चहकती है तो चूं चूं की आवाज़ करती है। तो इसी ध्वनि पर आधारित है इसका ध्वन्यात्मक प्रभाव। दूसरा है हमारे लिए अनुरणन, और इसी ध्वन्यात्मक को ध्यान में रखते हुए इसे बाउ वाउ थेरेपी के नाम से पुकारा गया था, जिसे भौं भौं सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुरणन, अनुरणन मतलब रगड़। निर्जीव वस्तुओं के मध्य आवाज़ होती है, जैसे झरना निर्जीव है। जब झरना बहता है ऊपर से नीचे तो झरते हुए झरने से नदी के बहाव से कल कल की ध्वनि उठती है। इसी तरह देखा जाए तो कल कल, छल छल, यदि हम कहते हैं घंटे की आवाज़ में हम टन टन कहते हैं, तो ये सब एक अनुकरण है। किसकी? ध्वनियों का अनुकरण, क्योंकि उनके रगड़ से जो हुआ उसे अनुरणन कहते हैं, रगड़ाव से, ठीक है। अगला है इसमें दृश्यात्मक, क्योंकि सजीव हो या निर्जीव हो ये दिखाई देते हैं। सजीव या निर्जीव दृश्य है, दिखाई देते हैं। प्रकृति की विभिन्न खूबसूरत छटाओं को देखकर, प्रकृति के अलग अलग रूपों को देखकर, चाहे वो सो खूबसूरत बसंत का मौसम हो, विकराल स्वरूप यदि उसकी वर्षा का हो, एक खूबसूरत गुलाबी ठंड का मौसम हो, कुल मिलाकर कहा जाए तो जो सजीव है या निर्जीव है, इसके दिखने के चाहे अच्छा भला बुरा, काली घटाएं, टिप टिप की बूंदें, इन सब के दृश्य को ध्यान में रखकर उसको, आवाज़ को, शब्द को भाषा का नाम दिया। तो अनुकरण सिद्धांत के लिए ध्वनि को, अनुरणन को और दृश्यात्मक को ध्यान में रखते हुए मैक्स मूलर ने स्पेशली ध्वन्यात्मक में कुत्ते की आवाज़ में जो भौंकने की आवाज़, तो हम भौं भौं थेरेपी मजाक में कहा, लेकिन इसे अनुकरण सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए इसे हम एक ऐसी थेरेपी कहते हैं जो बाउ वाउ थेरेपी के नाम से भी पुकारी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्या कहता है, ठीक है। अगले की अगर हम बात करें तो अगली थेरेपी है हमारे लिए मनोभावाभिव्यक्ति। कौन से अभिव्यक्ति? मनोभावाभिव्यक्ति, ठीक है। ये हमारा 6 पॉइंट है। मनोभावाभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ में भाव के अनुसार निकली ध्वनि, मनुष्य के अंदर के भाव है ना, हर्ष है, द्वेष है, गिला शिकवा, प्यार मोहब्बत, नफरत, यदि हम कहें खुशी है, उन्माद है, क्लेश है, करुणा है, दया है, माया है, ममता है, मोह है, इन सब की यदि हम बात करें तो प्रारंभ में माना जाता है कि भाव के अनुसार जो निकली हुई ध्वनि रही होगी, चाहे मन के संवेग, आवेग, हर अच्छे बुरे भाव को ध्वनि जो निकली होगी, उस ध्वनि से भाषा जन्मी होगी। और इसे भाषा का सिद्धांत भी पुहवाद के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका भी नाम मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। इसे मन के भावों की अभिव्यक्ति का सिद्धांत या पुहवाद, इसे अगला नाम में पुहवाद वाला सिद्धांत माना जाता है। और इससे देने वाले जो भाषा वैज्ञानिक थे उनका नाम था मैक्स मूलर, ठीक है। अगला आता है हमारे लिए 7th नंबर पर संगीत सिद्धांत। अब आप कहेंगे कि संगीत का इस भाषा से क्या लेना देना?
संगीत सिद्धांत, इसको अगर हम कहें तो इसे सिंग सॉन्ग थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। या सिंग सॉन्ग थ्योरी को वॉवो थ्योरी भी कहा जाता है। गुनगुनाने से, जब हम मन में बहुत हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गुनगुनाने लगते हैं। रसोई में काम करते वक्त हो या मन हमारा बहुत आनंदित होता है तो गुनगुनाते हैं। माना जाता है कि जब इंसानों ने अपनी खुशी को जाहिर करके गुनगुनाया होगा तो गुनगुनाने से जो ध्वनि बनी होगी उससे इस संगीत सिद्धांत का जन्म हुआ। इसको मानने वाले हैं डार्विन, स्पेंसर और येस्पर्सन। ये ऐसे शायर हैं जिन्होंने माना कि संगीत सिद्धांत से भी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब अगला सिद्धांत है 8th नंबर का, चलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। 8th नंबर का जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं श्रम ध्वनि सिद्धांत। जब मनुष्य मेहनत करता है तो मेहनत करते समय जब वह थक जाता है तो थक जाने के बाद में जब उसके मुंह से एक आह निकलती है, एक बात निकलती है, तब जब वो परेशान होता है तब ऐसे सिद्धांत के अनुसार इसे हम यो हे हो वाद कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब वो थक जाता है तो हे भगवान कहता है या वो कहता है हो। ये किसी भी तरह से देखा जाए तो ये यो हो सिद्धांत की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ जब वो कार्य करता है, कार्य करते समय जब वो पूर्ण रूप से थक जाता है और थकने के बाद जब उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है जिससे भाषा का नाम हुआ जन्म, तो उसे हम कहते हैं आपके लिए एक ऐसा सिद्धांत जिसे श्रम ध्वनि सिद्धांत कहा जाता है। ये तो हो गई हमारे लिए श्रम ध्वनि सिद्धांत। अब चर्चा करते हैं इसके आगे कि क्या इसमें कुछ सिद्धांत और हैं जिसकी चर्चा की जानी चाहिए, अर्थात ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये तो हमारे मेंस के सिलेबस में नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी जो आपको जानकारी दी जा रही है वो व्यर्थ में ही दी नहीं जाती। इसलिए थोड़ा सा इस पर अगर हम चर्चा कर लें शॉर्ट टर्म में ही सही, तो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए आगे हम चर्चा करेंगे इसके और सिद्धांतों के बारे में, जो कुछ 2-1 ही बचे हुए हैं, तो उसको पढ़ने के बाद फिर हम मुख्य तौर पर जाएंगे भाषा से संबंधित टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि श्रम ध्वनि सिद्धांत क्या है, इसे हम यो हे वाद भी कहते हैं। श्रम करने के दौरान निकली ध्वनि जिसमें थकान से मुक्ति मिलने जैसा अनुभव होता है वह श्रम ध्वनि सिद्धांत रहती है। इसके जन्मदाता न्यावर को माना जाता है। अगला है टाटा सिद्धांत। टाटा सिद्धांत, ये टाटा सिद्धांत क्या है? तो टाटा सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि श्रम के दौरान निकलने वाले शब्दों की शारीरिक चेष्टा का जो वाला शब्द जिससे भाषा बनी उससे टाटा सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए 10 नंबर पर संपर्क सिद्धांत। ठीक है, कहते हैं कि जब लोगों ने एक दूसरे से अपने विचार प्रस्तुत करने की शुरुआत की होगी तो इसके प्रवर्तक माना जाता है डॉक्टर रेवेज को, क्योंकि सामाजिक जीव जो है आपस में एक दूसरे की सहमति और सहज प्रकृति से मिलने जुलने से अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं इससे सम्मिलित अगर हम माने तो संपर्क के माध्यम से जो भाषा जन्म ली है उसे संपर्क सिद्धांत कहा जाता है। गेस्ट्रो थ्योरी जो मैंने कुछ समय पहले बताई थी, इसे हम संकेत या इंगित सिद्धांत भी कहते हैं। तो गेस्ट्रो थ्योरी क्या है कि पोलिनेशियन भाषा के विद्वान थे डॉक्टर रे, उनको श्रेय जाता है क्योंकि रिचर्ड ने ह्यूमन स्पीच की बात जब उठाई थी तो इसके 4 सीढ़ी मानी: भाव व्यंजक ध्वनि, अनुकरणात्मक, भाव संकेत या इंगित और मानसिक सिद्धांत। परंतु 4 में से केवल 2 को, यानी कि भाव संकेत जो है संकेतों के माध्यम से जब वो प्रस्तुत करता है तो इसे इंगित या गेस्ट्रो थ्योरी का नाम दिया गया। और लास्ट वन हम कह सकते हैं समन्वित सिद्धांत। लास्ट वन है हमारा समन्वित सिद्धांत। भाषाविद स्विट के अनुसार कुछ सिद्धांतों के समन्वय के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई है कि भाषा आरंभिक रूप से ध्वनि संकेत और भाव संकेत दोनों पर आधारित होती है। इसके अनुसार शब्द के 3 यानी
कि अनुकरणात्मक, भावावेश व्यंजक और प्रतीकात्मक रूप होते हैं जिस पर पूरी भाषा टिकी होती है। तो मैंने क्या बताया कि भाषा यानी अभिव्यक्ति का माध्यम और विज्ञान मतलब कि तो आपके हर एक बारीकी से, विज्ञान यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन, इसके आधार पर कि किसी ऐसी भाषा के तत्वों का ऐतिहासिकता क्या है, उसका तथ्य क्या है, उसकी तुलनात्मक प्रयोग क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करना ही भाषा विज्ञान कहलाता है, जिसके 12 मैंने आपको सिद्धांत बताए। किसी ने दैवीय उत्पत्ति को, किसी ने धातुवादी रणन को, किसी ने संकेत निर्णय और स्वीकार को, तो साथ में विकासवादी, अनुकरणवादी, अनुरणन, दृश्यात्मक और मनोभाव व्यक्ति, संगीत, श्रम ध्वनि, संपर्क सिद्धांत और इंगित और समन्वित सिद्धांत के आधार पर इसमें ये माना कि मन के अंदर जो भाव है, उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिसकी उत्पत्ति हो रही है, उस सिद्धांतों के आधार पर भाषा जो है विचार प्रस्तुति का माध्यम है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद आने वाला टॉपिक जो मुख्य परीक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा, जिसमें भाषा परिवार क्या है, कितने वर्गों में बांटा गया, भारतीय भाषा परिवार क्या है, और इन सारी चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर भाषा का स्वरूप क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।